हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और कैसे कैसे वर्क करती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया था कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब मान लो अगर सेल एक ऑफिस है ना, तो न्यूक्लियस हमारे सेल का बॉस है। ठीक है, मतलब वहाँ के जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो दे आर लाइक एम्प्लॉयज, और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस बॉस है। ठीक है, इसलिए हम उसे द ब्रेन, द कंट्रोल सेंटर, द डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन वो शख्स थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था, और ईयर था 1831। ठीक है, वो ऑर्किड प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइस। वाई ओनली बेसिक डाइस? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो तो नेगेटिवली चार्ज है, और हमारी बेसिक डाइस कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं और न्यूक्लियस को स्टेन कर देते हैं। देखिए, सेल जितना कलरफुल हम लोग डायग्राम्स में देखते हैं, असलियत में वो वैसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखना है तो आपको स्टेन्स का यूज़ करना पड़ेगा, और न्यूक्लियस को देखना है तो आपको बेसिक डाइस यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, उसी से वो स्टेन होंगे, और इन बेसिक डाइस को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। ये जो नाम है क्रोमैटिन, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम फ्लेमिंग। ठीक है, न्यूक्लियस जो है हमारे सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है यही कैरी करता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, तो जैसे कि हम लोगों ने बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन को साथ में हम लोग न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आप देख पा रहे हो, इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये 10 to 50 नैनोमीटर्स की होती है। थोड़ा और अगर अंदर जाएंगे हम लोग तो हमें एक मेम्ब्रेन दिखेगी, इसको हम लैमिना कहते हैं। ठीक है, वापस देखिए आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, तो क्या ये आपको कंटिन्यूस दिख रही है? मुझे यहाँ पे बहुत सारे इंटरप्शंस दिख रहे हैं। ये इंटरप्शंस फॉर्म होते हैं ड्यू टू फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और इसके फ्यूजन की वजह से जो स्पेस प्रोवाइड हो रही है, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, आयंस एटसेट्रा। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी है, विच इज क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन ही तो है जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब आप थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आपको एक डार्क चीज़ दिख रही होगी, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, या फिर न्यूक्लियोलाई भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोलस है इसके अराउंड मैंने कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती ही नहीं है। ठीक है, और ये अंदर आप जितना भी वाइट बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें होती है, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन की, तो सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट रिमेन्स कंटिन्यूस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उसका अपीयरेंस जो होता है वो थोड़ा सा रफ हो जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है हमारी, इट इज़ कंटिन्यूस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है इट इज़ कंटिन्यूस विद दिस ब्लूइश लाइन, ब्लूइश मेम्ब्रेन, जिसे हम लैमिना कहते हैं। और इस लैमिना के पास ना लैमिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो लैमिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये कंडेंस होता है, और कंडेंस होके फिर ही तो ये क्रोमोसोम्स बनाता है। तो कंडेंसेशन में लैमिन प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये लैमिन प्रोटीन्स का तो यही है। वैसे आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, तो आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है, और इनर मेम्ब्रेन इनसाइड में लैमिना के साथ। ओके, देन कम्स द न्यूक्लियर पोर।
हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका फंक्शन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है। स्मॉलर मॉलिक्यूल जैसे कि आयंस और अमीनो एसिड, लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कि राइबोसोम्स एंड प्रोटीन। अब देखो इन सारी ही चीज़ों को ना इनसाइड भी जाना है और आउटसाइड भी जाना है, ठीक है। अगर हम बड़े मॉलिक्यूल्स को इनसाइड या फिर आउटसाइड लेंगे तो फिर क्या होगा, एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एटीपी अगर रिक्वायर आ रहा है, कहीं पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी एनर्जी खर्चा हो रही है दैट इज़ एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। यानी कि पढ़ाई करना इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, लेकिन सोना इज़ अ पैसिव प्रोसेस। उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट। तो ये जो छोटे छोटे आयंस या फिर अमीनो एसिड्स है ना, इनका मूवमेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज अ पैसिव प्रोसेस, ओके। देन कम्स द न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और ये क्या करता है, राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। और जो भी राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और अगर कोई सेल है जो एक्टिवली प्रोटीन बना रहा है तो वहाँ पर आपको मल्टीपल राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी सेल में एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो, मल्टीपल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक से दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े भी प्रेजेंट हो सकते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो अगर आपको कभी जानना है कि ये राइबोसोम्स बनाते कैसे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है, आरएनए में तब्दील होता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है। ये आरएनए बाहर आता है और आरएनए जाके मिलता है राइबोसोम से, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम का काम क्या होता है, आरएनए को रीड करना। तो इट रीड्स आरएनए, और जैसे ही ये आरएनए को रीड करेगा ना तो ये बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये जहाँ पे भी यूज़ होना है वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ जो प्रोटीन है वो पोर के ज़रिए, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए वापस न्यूक्लियस के अंदर आएगा और वहाँ पर जाके किसके पास जाएगा, न्यूक्लियोलस के पास जाएगा या फिर न्यूक्लियोलाई के पास जाएगा। जो न्यूक्लियोलाई होती है ना, न्यूक्लियोलाई के पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स। राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोमल सब यूनिट्स है वो क्या करेंगी, वो हेल्प करेगी इस प्रोटीन को राइबोसोम में कन्वर्ट करेगी। किस में कन्वर्ट करेगी, राइबोसोम में कन्वर्ट करेगी। और फिर ये राइबोसोम न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूक्लियोलस। नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियस इन जनरल, ठीक है। जनरली हम लोगों ने जो सेल्स देखे हैं वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें दो दो न्यूक्लियस भी देखे जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। कुछ कुछ में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी दो से ज़्यादा, जैसे कि फंगाई, एल्गे, ठीक है। कुछ कुछ में न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट होते, दे लैक न्यूक्लियस। एग्जाम्पल एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स। हम भी मैमल है, ठीक है। हमारे जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं ना, एरिथ्रोसाइट्स का ही दूसरा नाम है आरबीसी, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए तो आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, बायकॉन्केव है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उसमें सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, वहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब हमारा सिर्फ एक ही चीज़ रह गया, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।